Good morning, class 8th student. We'll continue with the 17th lesson, National Movements in the year between 1885 to 1918. So, the next topic that we're going to start is about your moderate Congress. As we know that different sabhas and different people, different political leaders of different areas unite together and then they formed a main political organization that was named as Indian National Congress, which was being presided by W.C. Banerjee. In this organization, they adopted some moderate policies that they wanted to befriend with the active workers for a common cause or the cause of nation's progress to unite people of India. जब डिफरेंट छोटी छोटी सभाओं में एक्टिव लोग नज़र आए तो W.C. बनर्जी ने एक संगठन एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया, मतलब बनाया। इसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। पर जब कांग्रेस की पहली सभा हुई तो उन्होंने अपनी कुछ बातों को रखा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे इंडियंस के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकें। तो पहले तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया वाइड जितने भी पॉलिटिकल एक्टिव वर्कर्स थे उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद उन्होंने ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। इस पर्टिकुलर सभा में इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन एम था, जो मेन डिमांड थी, वो थी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियंस इन प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसा आप जानते हो बेटा कि जितने भी सभाएं थी, मतलब जो हायर ऑफिशियल जिन्हें हम काउंसिल्स कहते हैं, इन काउंसिल्स में सिर्फ ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स ही वहाँ पे बैठते थे। वहाँ पे किस तरह इंडिया को चलाना है, क्या पॉलिसीज़ बनानी है, क्या करना है, ये सारा डिसीजन ब्रिटिशर्स लेते थे। पर जब नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उन्होंने बोला कि भाई इंडियंस को भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप उस काउंसिल में जगह दीजिए, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, मतलब छोटे स्तर पे स्टेट वाइज या सेंट्रल पे आपके सेंट्रल वहाँ पर इंडियंस को भी अनुमति दी जाए कि वो भी एक अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पहुँचे और अपने एरियाज़ या अपने प्रोविजंस की क्या कमियां हैं, क्या चीज़ उनको ज़रूरत है, उसके बारे में बताएं। देन दे डिमांडेड टू अरेंज सिविल सर्विसेज। नाउ व्हाट इज़ सिविल सर्विसेज? जस्ट लाइक PSC, अभी जैसा अभी एग्ज़ाम्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, जिससे कलेक्टर और कमिश्नर्स वगैरह बनते हैं, उसी तरीके से पहले इंडिया में सिविल सर्विस एग्ज़ाम करके एक होता था, जैसे हम इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं। वो बहुत ही बड़ा हायर ऑफिशियल एग्ज़ाम होता था। तो उन्होंने बोला कि ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो सिर्फ कन्फाइंड ना रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए, उनमें इंडियंस को भी एग्ज़ाम देने की अनुमति दी जाए। थर्ड, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। वो चाहते थे कि शिक्षा को बहुत प्रमोट किया जाए, एजुकेशन बहुत प्रमोट हो, ताकि जितने भी इलिटरेट लोग हैं उन लोगों को एजुकेशन मिले, ताकि उनकी विचारधाराएं खुलें, वो अपने विचारों से हर चीज़ का सही और गलत का मापन कर सकें। फोर्थ, दे वांटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो चाहते थे कि इंडस्ट्रीज़ आएँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़, इस तरह की प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, मेनी इंडस्ट्रीज़ हैज़ टू बी इस्टेब्लिश एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय इंडिया इतना ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं था, ना ही इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी। तो इन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो ताकि वहाँ पर रोज़गार बढ़े और रोज़गार बढ़ने से जो भी हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही थी वो उसका निवारण हो सके। रिलीफ टू फार्मर्स फ्रॉम द लोन, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे फार्मर्स थे वो अपने लोकल साहूकार वगैरह से पैसे लेते थे, तो वो चाहते थे कि इनकी चंगुल से भी वो छूटें एंड लोन्स को वो क्लियर कर सकें। अमेंडमेंट इन आर्म्स एक्ट। आर्म एक्ट, जैसा हम इंडिया में बात करते हैं कि यदि कोई भी आज के समय में आर्म रखता है, कोई भी
बंदूक वगैरह रखता है तो उसके पास उसकी लाइसेंस होना चाहिए। तो इस बारे में भी उन्होंने ये बात करी कि भाई कोई भी व्यक्ति बंदूक और राइफ़ल्स और ये गन्स ना रखे, और इसके लिए एक पर्टिकुलर रूल एंड लॉ होना चाहिए ताकि वो चीज़ क्लियर हो सके। ओके, देन it comes to the some special and very special Congress leaders like Dada Bhai Naroji, Badruddin Taib ji, Firoz Shah Mehta, Surendra Nath Banerjee, Mahadev Govind Ranade, Gopal Krishna Gokhale, Rahmatullah Sayani, Anand Chatalu, Shankaran Nair, R.C. Datta, ये सारे जो पर्टिकुलर लीडर्स थे उन्होंने इन डिमांड्स को लेकर अपनी बात ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कही ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान दे सकें। देन द टाइम कम अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब लॉर्ड कर्जन इंडिया के वाइस रॉय बनकर 1899 में आए तो उन्होंने ये देखा कि बंगाल में बहुत आबादी है। बंगाल के अंतर्गत बिहार और उड़ीसा भी आता है, मतलब और भी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। तो उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे खेली। डिवाइड एंड रूल, फूट करो राज करो नीति अपनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जो वेस्ट बंगाल या बंगाल का जो ईस्टर्न पार्ट था वो पार्ट ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के रहने का था और जो वेस्टर्न साइड था वो हिंदुओं के रहने का था। मतलब वहाँ ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी और ईस्टर्न तरफ ज़्यादा आबादी मुस्लिम की थी। तो उन्होंने इन दोनों जातियों को या कह लो इन दोनों धर्मों को एक नहीं होने दिया, जबकि उससे पहले ये सब एक जैसे रहते थे, एक जैसे यूनाइट होके रहते थे, हर तीज त्यौहार एक जैसा मनाते थे, सब कुछ करते थे। पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच में एक जंग छेड़ दी। उन्होंने इनको बुरा और उनको इनके लिए बुरा बनाया, और जब ये बुराई चालू हुई तब एक नीड आ गई कि मुस्लिम्स बोलने लगे कि हमको हमारी जगह दे दो और हिंदूस बोलने लगे हमको हमारी जगह दे दो। इस वजह से ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी के तहत बंगाल का पार्टीशन हुआ, और इस पार्टीशन से बहुत सारे मुस्लिम्स और बहुत सारे हिंदुओं को अपना घर वगैरह छोड़कर जाना पड़ा, और जिसकी वजह से आज तक हम इस द्वेष को, हम इस डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। ये जो नीति है, ये नीति बहुत ही ख़राब है। हमारा जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर स्टेट है। हम हर धर्म को उतनी ही इज़्ज़त से बात करते हैं, हम हर धर्म को उतनी ही इज़्ज़त से देखते हैं, और इस चीज़ का मापन किसी के हिंदू या मुस्लिम होने से नहीं होता। वी ऑल आर इंडियन। सो दिस वॉज अ वेरी ग्रेट disaster, you can say, that was partition of Bengal, which took place in 1905 under Lord Curzon when he was the Viceroy of India. So further lesson we are going to continue in the next video. Okay, और यदि आपके पास बुक्स हों तो आप इन बुक्स में एक बार रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, वो यदि रीडिंग भी साइमल्टेनियसली करते जाएंगे तो आपके लिए वो चीज़ समझना और भी आसान हो जाएगा।